और अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर दौसा से आ रही है। यहां लोहे की गाटर से भरा एक अनियंत्रित ट्रेलर का कहर देखने को मिला है। डिवाइडर कूदकर एक गाड़ी पर जा पलटा है। ये गाड़ी में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस दुखद हादसे में 3 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जिला अस्पताल में भी फिर एक बार देखिए घोर लापरवाही वहां भी सामने आई। ट्रॉली मैन नदारत मिला, स्टाफ ने मदद नहीं की। 20 मिनट तक लोग तड़पते रहे। घायलों के पास निर्माण यूनिवर्सिटी का प्रवेश पत्र था। निजी एम्बुलेंस को बुलाकर जयपुर रवाना किया गया। रास्ते में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। दौसा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक एक्सीडेंट के बाद 20 मिनट तक घायल तड़पते रहे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। देवेंद्र सिंह नरू का लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। देवेंद्र, क्या स्थिति अभी घायलों की, किस तरह हुआ ये हादसा, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला ये दौसा के जो सिकंदर थाना इलाका है, वहाँ कैलाई पर नेशनल हाईवे 21 पर ये पूरा हादसा हुआ है, जहाँ पर ये अनियंत्रित जो ट्रेलर है ये डिवाइडर कूदकर दूसरी ओर स्विफ्ट जो कार थी, इसमें 5 लोग सवार थे, उस पर जाकर पलट गया। इसमें लोहे की गाटर भरी हुई थी, जिसके अंदर 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। लेकिन अभी ताजा अपडेट ये है कि इसके अंदर 5 जो सवार थे, उन 5 की मौत हो चुकी है। साथ के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो सिकंदर थाना है उसके अंदर ये हादसा घटित हुआ, जहां पर इनको ये 3 जो घायल है इनको जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया था, जहां से इनको जयपुर रेफर किया, जहां जो 3 जो घायल थे उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके अंदर 3 युवती सहित 2 पुरुष शामिल थे। इसमें यादराम मीणा जो चालक है उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। साथ के अंदर 2 सगी बहन थी, ये जयपुर की निर्माण यूनिवर्सिटी से एग्जाम देकर वहां से लौट रहे थे, जहां पर ये सिकंदर थाना इलाके के अंदर एक पूरी घटना हुई, जिसके अंदर ये जो 5 लोग हैं इनकी दुखद मौत हो गई है। जी बढ़ती गई है और एक कैजुअल बिहेवियर वहां नजर आया। लोगों की अनुपस्थिति थी, स्टाफ भी नदारद दिखाई दिया। क्या उस पर कोई रिएक्शन आया है सीएमओ का या किसी अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी का? देखो, मैं राहुल आपको बताना चाहूंगा कि दौसा जिला का जो जिला अस्पताल है वो हमेशा चर्चाओं में रहा है, और चर्चाओं के कारण यहाँ पर जो लगातार जो लापरवाही है उनका नमूना यहाँ पर देखने को मिलता है। जहाँ पर आज ये जो अन्य 3 जो घायल थे यहाँ पर, जिनको रेफर किया गया था एक्सीडेंट के बाद, कहीं ना कहीं जो ट्रॉली मैन है वो अपने जो ड्यूटी है उससे नदारद है। इसको लेकर कई बार ये जो पीएमओ है उनसे शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही है कि जो समय पर जो ड्यूटी कर रहे कार्मिक है उनकी ओर यहाँ पर ध्यान नहीं है, जिसको लेकर लगातार जो ये जिला अस्पताल है वो सुर्खियों में बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो आज जो घायल हुए थे करीब 20 मिनट तक वहां वो तड़पते रहे, और वहां से जो ट्रॉली मैन है वो वहां से गायब मिले। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जिला अस्पताल है उसकी लापरवाही सामने आई है। सीएमएचओ स्वास्थ्य विभाग से जो दौसा के हैं उनका भी इस मामले के अंदर कोई भी उनका जो निर्देश है या किसी प्रकार का कोई आदेश है वो अभी फिलहाल जारी नहीं हुआ है। जी ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। ये जो आइडेंटिटी कार्ड इन लोगों के पास से मिला वो निर्माण यूनिवर्सिटी का था, छात्र थे ये सभी लोग। इनमें 2 की मृत्यु हो गई है इस सड़क हादसे में। एक ट्रेलर जो है वो इस गाड़ी के ऊपर जा पलटा था डिवाइडर पार करके, और इसमें कई लोग घायल हो गए और 2 लोगों की इसमें मौत हो गई। कोटपुतली से खबर बताते हैं आपको। यहां प्रदूषण का सवाल पूछने पर मंत्री जी नाराज हो गए। वृक्षारोपण के बीच पॉल्यूशन मुद्दे पर मंत्री जी का गुस्सा सामने आया है। उद्योगपतियों के साथ बंद कमरे में संजय शर्मा ने बैठक की थी। नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसी को लेकर के एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, तो उसके बाद वो इतना नाराज हो गए कि उन्होंने मीडिया की एंट्री ही उस परिसर में बैन कर दी अपनी मौजूदगी में। प्रदूषण पर सवाल पूछे जाने पर वन मंत्री संजय शर्मा का आक्रोश सामने आया। वो एकदम से चिड़चिड़ा गए और इस बहुत ही वाजिब सवाल पर जवाब देने की जगह मीडिया पर गुस्सा करते नजर आए। हिमांशु सेन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं, वो बताएंगे क्या कुछ हुआ था उस वक्त। जी हिमांशु, जरा बताइए क्या सवाल पूछा गया मंत्री जी से और उसके बाद जवाब देने की जगह क्या रिएक्शन था उनका? जी बिल्कुल, देखिए आज कोटपुतली के नीमराणा के अंदर वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां वृक्षारोपण अभियान की तरफ पौधारोपण भी किया गया। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के में वृक्ष लगाए और साथ ही जो अधिकारी है उनसे भी मीटिंग की। इसके दौरान जो सारे जिला अधिकारी है वो भी मौजूद रहे, और उसके बाद जो मंत्री है
वो बैठक के दौरान मीडिया कर्मियों पर भी रात के समय जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें बढ़ते प्रदूषण का जैसे मुद्दा उठा और मंत्री नाराज हो गए और गुस्से में मीडिया जो प्रतिनिधि है उनको बैठक से बाहर भी जाने के लिए कह दिया। मीडिया को बाहर जाने के बाद ही जो वहाँ जो लोग हैं उनके साथ बंद कमरे में बैठक है वो जारी रही और बाद में मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की जो जमीन है उस पर अतिक्रमण और गंदगी के मामले सामने आए हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो जो प्रदूषण फैला रही हैं उसके खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। हिमांशु सिंह रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। बढ़ते हैं आगे, बात झुंझुनू की, जहां बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू पर कार्रवाई हुई है। 6 साल के लिए बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी की प्रदेश अनुशासन समिति ने इस कार्रवाई का फैसला किया और कृष्ण कुमार जानू को 6 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। दरअसल आपको बताएं, कृष्ण कुमार जानू भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते से कई चैनल्स पर भी बैठते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले उनके कुछ बयान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल किए गए और जिसके बाद पार्टी हाईकमान उनसे नाराज था, उनको नोटिस भी दिया गया था, कारण बताओ, और अब ये कार्रवाई भी उनके ऊपर हुई है। उधर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों पर पलटवार किया। शेखावत बोले कि राहुल गांधी को ना तो गंभीरता आती है ना ही उन्हें कोई जानकारी है। राहुल गांधी जी के कहे पर मैंने पहले भी कहा है, न तो उनका दल किसी तरह से भरोसा करता है, न उनके दल के कार्यकर्ता किसी तरह से भरोसा करते हैं। इसलिए उनके कहे हुए सारे कथन को, उनके सारी बातों को बहुत गंभीरता के साथ में जब उनके दल के लोग भी नहीं लेते तो मुझे लगता है देश को भी लेने की आवश्यकता नहीं। उधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे और एक बयान दिया। कहा, कांग्रेस की ओर से बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने का काम अब अंतिम चरण में है। जानकारी दी कि 200 में से 150 बीएलए कांग्रेस ने तैयार कर लिए हैं और इनकी सूची चुनाव आयोग को भी भेज दी गई। साथ ही कहा कि बीजेपी फर्जी वोटरों के आधार पर सत्ता में आने का खेल खेल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। बीएलए बनाने का काम अंतिम दौर में चल रहा है, तो हमने तकरीबन 200 में से 150 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलए बना लिए और चुनाव आयोग ने हमने उसकी लिस्टें बाकायदा फॉर्म के साथ भेज दी हैं। 50 विधानसभा क्षेत्र और हैं जिनका कार्य प्रगति पे है, उनकी रिपोर्ट दी है। और राजस्थान में आरटीई के तहत बच्चों की शिक्षा का अधिकार सरकार और स्कूलों के बीच के विवाद में फंस गया है। सरकार और निजी स्कूलों के बीच हाईकोर्ट में केस चल रहा है। नुकसान छोटे बच्चे झेल रहे हैं। आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार, वो अधिकार जो गरीब और अमीर सभी को शिक्षा का बराबरी हक देता है। लेकिन गरीबों का ये अधिकार अब सरकार और स्कूलों के बीच विवाद की जड़ बन गया है और पिस रहे हैं गरीब परिवारों के नौनिहाल, क्योंकि स्कूलों ने एडमिशन लेने से मना कर दिया है। कारण है सरकार की तरफ से पुनर्भरण न मिल पाना, जिसके कारण निजी स्कूल में बच्चों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। ऐसे में तनुश्री जैसे हजारों बच्चे घर पर बैठने को मजबूर हैं। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, दो साल होने को आए उनको। तो अभी मेरी सास है, वो मेरा खर्चा चला रही है हमारा। मैं अभी घर पे रहती हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट की, भाई नंबर आ जाए। नेक्स्ट मंथ में मेरा एग्ज़ाम है तो मैं वही तैयारी कर रही हूँ। लेकिन एक ही बच्चे को अगर एडमिशन मिल जाता है तो मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, अच्छा बन जाएगा इनका भविष्य। लेकिन स्कूल वाले कि इनका एडमिशन ले ही नहीं रहे हैं। मैं जाके आई थी स्कूल में, लेकिन स्कूल वाले से फर्स्ट क्लास मना कर दिया, बोले कि फर्स्ट क्लास वालों का एडमिशन रोक रखा है। ये केवल तनुश्री की कहानी नहीं है। 7 साल का नितेश भी घर में रहकर ही पढ़ाई कर रहा है। वो स्कूल नहीं जा पा रहा। स्कूल ने कह दिया है कि एडमिशन पर कोर्ट का स्टे है। अगर एडमिशन के लिए आदेश आ जाएंगे तो बुला लेंगे। जब पिता स्कूल में जाते हैं तो वापस भेज दिया जाता है। आप क्या काम करते हैं? सिलाई करती हूँ सर। आपने बच्चे का एडमिशन करवाया, किस स्कूल में करवाया, क्या वहाँ से जवाब मिला?
मैंने विद्याश्रम में फॉर्म भरा था सर, फिर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। जुलाई में एडमिशन हो चुका था और 3 महीने हो गए बैठे हुए बच्चे को। अप्रैल में पहली लिस्ट निकली थी, लेकिन अभी तक वो स्कूल नहीं जा पा रहा। हम क्या करें, बच्चा रोज़ पूछता है कि सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं कब जाऊँगा। तो इसको जवाब नहीं दे पाती, मैं क्या जवाब दूँ इसको। स्कूल में जाते हैं तो बाहर ही गार्ड रोक लेते हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे, मैसेज आ जाएगा आपके पास जब आना दोबारा से। दरअसल सरकार और निजी स्कूलों के बीच हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जिस कारण निजी स्कूल प्री प्राइमरी कक्षाओं में एडमिशन नहीं ले रहे। इसके बीच वो सरकार से बच्चों की पढ़ाई का भत्ता न मिलने को वजह बता रहे हैं। सरकार ने कानून में सेक्शन 12(2) में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरटी के तहत प्रवेश लिए जाने वाले बच्चों को का पुनर्भरण, उनके खर्चे का पुनर्भरण सरकार करेगी। 2020 तक सरकार लगातार करती भी आई, लेकिन उसके बाद में इन्होंने, सरकार ने ये पुनर्भरण करने से मना कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार को पुनर्भरण करना चाहिए, उसके बाद भी उन्होंने घोषणा कर दी कि हम पुनर्भरण नहीं देंगे। तो आप किसी स्कूल से मुफ्त में शिक्षा देने के लिए या उनकी सीटों को आप नेशनलाइज नहीं कर सकते। ये TMFI एक्ट में बहुत सारे में बहुत क्लियर है। आपको बता दें कि स्कूलों में एडमिशन के लिए 9 अप्रैल को लॉटरी जारी की गई थी। लॉटरी निकलने के 4 महीने बाद भी बच्चों को प्रवेश नहीं मिला है, जिस कारण देश का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। आरटीई के तहत बच्चों को मिलने वाला शिक्षा का अधिकार सरकार और स्कूलों के बीच फीस के पुनर्भरण के विवाद में फंस गया है। हर साल सरकार आरटीई को दुरुस्त करने के दावे करती है, मगर उनके दावे खोखले रह जाते हैं और हर साल वही के वही हालात रहते हैं। बच्चे अपने एडमिशन के लिए, अपने हक के लिए परेशान होते नजर आते हैं और इसी सरकारी उदासीनता के चलते अभिभावक इस संघर्ष में ही फंसे रहते हैं। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ विश्वास शर्मा, NDTV। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म काफी रुकावटों के बाद आखिरकार रिलीज हो गई। फिल्म को लेकर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं और इस हत्याकांड को जो अंजाम दिया गया उसकी कहानी भी लोगों तक पहुंच रही है। नबी की एक ही सजा, शर से जुदा। सर हमारी जान को खतरा है। और क्या आरती उतारेगा तेरी? कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। 28 जून 2022 ये वो तारीख थी जिसने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद देश भर में बहस का एक नया मुद्दा छिड़ गया था। काफी लंबे इंतजार और काफी विवाद होने के बाद फिलहाल कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स शुक्रवार को देश भर के 4500 स्क्रीन पर रिलीज हुई। कोई आपके घर में घुस के सालों साल नमाज पढ़े तो आपका घर क्या मस्जिद हो जाएगा? पहला शो सुखेर की अर्बन स्क्वायर मॉल में चला, जहां कन्हैयालाल के बेटे यश और तरुण हाथ में पिता की तस्वीर लेकर फिल्म देखने के लिए पहुंचे। इस फिल्म में काफी कट लगाए गए हैं, तो क्या लगता है आपको, जो फिल्म दिखाई जा रही थी वही दिखाई या फिर क्या संदेश था इसका? नहीं सर, अब मतलब जो पिक्चर व्यवस्थित जो हमको दिखाना चाह रहे थे वो हम दिखा नहीं पाए, क्योंकि वैसे तो सेंसर बोर्ड ने भी इसमें 55-60 कट कुछ लगवाए थे, उसके बाद भी 6 कट्स और लगे थे। पर मतलब कुल मिला के इस पिक्चर में ज़्यादा कट्स इसलिए लगे थे क्योंकि मतलब कि इससे धर्म समुदाय का कुछ ऐसा होने वाला था, पर मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ था उसमें। फिल्म के दौरान कन्हैयालाल के बेटे यश और तरुण ने अपने बीच की सीट पर अपने पिता की फोटो रखी और बुकिंग के दौरान फोटो रखने के लिए सीट पहले से ही रिजर्व की थी। इस दौरान मॉल के बाहर और अंदर कड़ी सुरक्षा रखी गई। दर्शकों के डॉक्यूमेंट भी चेक किए गए और फिल्म में पिता की गर्दन काटने वाला सीन देखकर दोनों बेटे रोने लगे। जो 3 साल पहले 28 जून 2022 को मेरे साथ पापा के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वही आज मतलब पर्दे पे देखा हमको, तो वही पुराने ही पिताजी के साथ जो हुआ तो वही फिर से याद आया और फिर इसी कारण हमारे आंखें थोड़ी नम हो गई। हालांकि इस दौरान जो लोग इस फिल्म को देखने के लिए आए, उनका इस फिल्म को लेकर क्या कहना था, जरा वो आप देखिए। आज अमित जी जानी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उन्होंने जो मूवी बनाई है बहुत अच्छी मूवी बनाई है और इसी तरह की मूवियाँ आगे भी बनती रहे और सनातनियों को इन जिहादी सोच वालों की मानसिकता का पता चले और ये पर्दे के मार्फत ही हम सनातनियों की क्या मनोदशा है और इन कट्टर विधर्मियों की क्या मनोदशा है ये सामने आता है। और मैं सभी से अपील यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके ये इसको मूवी को देखें और सुपर डुपर हिट बनाएं।
लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आखिर क्यों और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उदयपुर फाइल्स को अब हरी झंडी। फिल्म पहले 11 जुलाई को रिलीज होनी थी। एक आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी गई। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। केंद्र की समिति ने 1 अगस्त को फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दी। दरअसल राजस्थान के उदयपुर का साधारण नागरिक था कन्हैयालाल। राजनीति या किसी विवाद से उनका कोई संबंध नहीं था। परिवार रोजमर्रा की जिंदगी में ही उलझा रहता था। सोशल मीडिया पोस्ट ने जिंदगी बदल दी। कन्हैयालाल का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने बीजेपी नेता अनुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर दी। उसके बाद उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। रियाज अख्तर और गौस मोहम्मद ने उनको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल फिल्म को लेकर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 55 कट्स के साथ मंजूरी दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी हाल ही में फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दी, ये कहते हुए कि ये निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगी। पहुंच जाता है। तुम जानते नहीं हो ये मेरे बच्चे हैं। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? वाह, खैराबाद में कसब को बच्चा कह रहा है। संदेश देना था कि एक परिवार के साथ में किस तरह से क्या गुजरी है इन 3 सालों में। उनके पिता के एक सर पे साया जो था वो जाने के बाद बहुत सारी चीजें बताई गई और लोगों का भी यही रिव्यू है कि उदयपुर के लोग सहित अन्य लोगों को भी ये मूवी एक बार पारिवारिक दृष्टि से देखने जरूर आना चाहिए। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर।